हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एग्जाम आइस क्यूब में। चलिए आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को, तो फटाफट से आप सभी जुड़ जाएंगे, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये है आज का एक प्रैक्टिस सेशन जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे भी गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी संभावना है आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को शेयर कर देंगे। ये है आपका टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट पीडीएफ जो भी स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पर शेयर किया जाता है, और साथ ही के साथ डेली क्विज भी कराए जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और डेली अपना टेस्ट दे सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके साथ ही बात करें, ये है आपका इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। इसमें आपकी बहुत सी इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल जो वीडियोस हैं वो शेयर किए जाते हैं। और ये है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, इस पे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है या जो भी आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड बात आप यहाँ पर हमसे कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 8287277311, ठीक है। तो ये है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ये नंबर। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है कि गौतम बुद्ध, चलिए कलर चेंज कर लेना, थोड़ा सा कलरफुल अच्छा लगता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्नो, विनय पिटक या फिर सुक्त पिटक? किसकी बात कर रहे हैं हम? बौद्ध ग्रंथ की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 4 बौद्ध संगतियां होती हैं, है ना। 4 बौद्ध संगतियों को आयोजित किया जाता है, जिसमें दूसरी संगति होती है। जब दूसरी संगति की जाती है तो उसमें 2 पिटक लेके आया जाता है, एक तो विनय पिटक और दूसरा सुक्त पिटक। ये क्या होते हैं? विनय पिटक या सुक्त पिटक कहें तो ये बेसिकली जो बौद्ध शिक्षाएं हैं, कि जो भिक्षु हैं यानी कि जो फॉलोअर है बौद्ध धर्म से संबंधित, उनको किस तरीके के दिनचर्या रखनी चाहिए, क्या नियम कानून बनाने चाहिए, इसके अलावा जो भी विचार रहे हैं बुद्ध के, उन सभी के बारे में विनय पिटक में बताया गया है। और इसी तरीके से आपका है अभिधम्म पिटक, जो कि आचरण के बारे में, आचरण व्यवहार के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है शिक्षा के संकलन से कौन सा संबंधित है, तो याद रखिएगा शिक्षा संकलन जो है वो किस में दिया गया है? विनय पिटक में दिया गया है। सुक्त पिटक में क्या है? सुक्त पिटक में जो भिक्षु हैं उनके द्वारा किस तरीके से दिनचर्या करनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अभिधम्म की बात करें तो इसमें क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है, क्रियाकलापों के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय। देखो जितने भी भारत के राज्य है ना, हर राज्य की एक अलग विशेषता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में एक चीज जो है वो प्रमुख तौर पे पाई जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? केसर बहुत ही ज्यादा फ्लेवर देने वाला एक पौधा होता है ना। आपने देखा होगा खीर में या मिठाइयों में उसका बेसिकली यूज किया जाता है। तो इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है? जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्योंकि पहले क्या था? राज्य था, लेकिन अब इसको तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया है, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, है ना। तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कश्मीर में जो केसर का उत्पादन है ये किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो कोरबा क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला पूर्ण हरित हाइड्रोजन संयुक्त राष्ट्र को देश समर्पित किया गया है? जोराहट, गुवाहाटी, जमशेदपुर या फिर रांची? बताइए जल्दी से कि भारत का पहला पूर्ण हरित हाइड्रोजन संयुक्त राष्ट्र को सम्मिलित किया गया है कौन सा है? कहां पर? जोराहट है, गुवाहाटी, जमशेदपुर या फिर रांची? फटाफट से आंसर करके बताएंगे कि यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 20 अप्रैल 2020 को असम में स्थित जोराहट
इसको क्या किया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कहां पर है, असम में, और इसको 20 अप्रैल 2020 को किया गया है। ठीक है, 2022 में इसको क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, चीते को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में फिर से शामिल किया गया क्योंकि इसमें घास के मैदानों का आदर्श निवास था। चीते, आपको पता है कि हाल ही में चीतों को कहां से लाया गया था, नामीबिया से, नामीबिया से लाया गया था, है ना, नामीबिया से लाया गया था और कहां रखा गया था, कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क कहां है, ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में लाकर इनको रखा गया था। मेल और फीमेल दोनों ही लाया गया, लेकिन हाल ही में ऐसे आंकड़े जारी हुए हैं जहां पर देखा गया है कि इस कूनो नेशनल पार्क में जो चीतों को लाया गया था वो बहुत अच्छे से जो है उनके लिए शायद यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो फेवरेबल नहीं है, जिसके चलते उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वाधिक नामीबिया। ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं, कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान है आपके 12 है। कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 12। पेरियार की बात करें तो ये कहां पर है, केरला में है। ठीक है, कूनो की हमने बात की, एमपी में है। कान्हा की बात करें तो कान्हा भी कहां है, एमपी में है। और केवलादेव की बात करें तो ये किस राज्य में है, राजस्थान में है। ठीक है, तो इन सभी को यहां पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड इरविन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, आपको पता है कि बंगाल और बांग्लादेश मिलाकर पूरा का पूरा क्षेत्र क्या था, आपका बंगाल था, और ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जिसको ब्रिटिश सरकार की घिनौनी नीतियों के चलते 1905 में कर्जन के द्वारा क्या करने की कोशिश की गई, विभाजित करने की कोशिश की गई। कब, 1905 में, है ना, किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, है ना। और इसी में आप देखेंगे जब ये घोषणा की जाती है बंगाल से अलग करके बांग्लादेश को अलग कर दिया, तभी तो आज हम कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो था वो पूर्वी बंगाल था जिसको बाद में जाकर बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, तो आज इसको ये सब जो आज हमारा क्षेत्र जो बंटवारा हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है। तो 1905 में इनकी घिनौनी नीतियों का एक खामियाजा जो है हमारे इस बंगाल क्षेत्र को भुगतना पड़ा, किसकी वजह से, लॉर्ड कर्जन की वजह से। इसके बाद आप देखेंगे कि 1911 में जो ये बंगाल विभाजन है इसको रद्द करने के लिए लॉर्ड जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में एक आयोजन किया जाता है, भव्य आयोजन किया जाता है और उसी समय ये निर्धारित किया जाता है कि 1912 में क्या होगा, अब कलकत्ता से राजधानी जो है वो कहां बना दी जाएगी, राजधानी दिल्ली घोषित कर दी गई। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। इसी समय क्या होगा, 1911 में बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाएगा, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट कब लाया गया था, तो स्वदेशी मूवमेंट भी जो है वो 1905 में चलाया गया था। स्वदेशी यानी कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करिए और भारतीय मूल की जो वस्तुएं हैं, जो हथकरघा उद्योग से बनी हुई चीजें हैं, उनका हमें उपयोग करना चाहिए। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस वैदिक देवता को समर्पित है, अग्नि को, इंद्र को, वरुण को या फिर आदित्य को। आपको पता है कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, आपका ऋग्वेद। वैसे तो आपके 4 वेद है ना, 4 वेद है जिसमें हमने देखा एक तो है आपका ऋग्वेद, ठीक है, दूसरा है आपका अथर्ववेद, तीसरा है आपका सामवेद और चौथा है आपका यजुर्वेद।
यजुर्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख वेद माना जाता है ऋग्वेद। इसके लेखक जो है वो कई सारे लोग रहे हैं और इसके पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। ठीक है, जो इसका पाठन करता होता है उसे क्या बोलते हैं, होत्र कहा जाता है। इसमें मुख्यतः कई सारे देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, लेकिन मुख्य तौर पर ज्यादातर जो मंत्र हैं ऋग्वेद में, क्या है, मंत्र उच्चारण रचनाएं वगैरह हैं जो कि किससे संबंधित है, कई सारे देवी देवताओं से, लेकिन ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो किसको समर्पित की गई हैं, इंद्र भगवान को की गई हैं। ऋग्वेद से और भी महत्वपूर्ण सवाल किए जाते हैं। ऋग्वेद एक तरीके की किताब है जिसमें आपके 10 चैप्टर है। ठीक है, 10 चैप्टर। इसका तीसरा चैप्टर जिसे हम तीसरा मंडल कहते हैं, इसके तीसरे मंडल में ही आपका गायत्री मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है हमने कहां से लिया है, तीसरे मंडल से लिया है, और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, विश्वामित्र है। इसके अलावा 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्गों के बारे में, समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें ब्राह्मण है ना, इसके अलावा वैश्य है, शूद्र है, ठीक है, और क्षत्रिय है और शूद्र है ना। इन 4 वर्गों में समाज को विभाजित किया गया है। तो ये सभी चीजें जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किस समूह की समिति आर्य है, पेरिफेरा, एनिलिडा, नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा या फिर प्लेटिहेल्मिन्थ। ये ठीक है, ये आप कहोगे ये सब क्या है, तो जो बच्चे साइंस के नहीं है उनके लिए थोड़ा सा होगा कि ये कैसे अजीबोगरीब नाम है, इनको क्या करूं मैं। तो भाई देखो, हर जीव जंतु को एक संघ में, एक वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनका पूरा का पूरा जो फंक्शन करने का तरीका है उस आधार पर, जैसे कि आप देखोगे सांपों का अलग होता है, पक्षियों का अलग होता है ना। पानी के जीव जंतुओं में भी बहुत सारे होते हैं, कुछ मछलियां बहुत ज्यादा वैसी होती हैं, कुछ बच्चे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो इस आधार पर इनको कैटेगरीज में बांटा गया है। यहाँ पर बताया गया है सममिति आर्य, यानी कि रेडियल सिमेट्री की तरीके की जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, वो होता है नाइडेरिया सिलेंट्रेटा का। ठीक है, इसमें आप अगर देखेंगे तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं हाइड्रा हो गया, इसके अलावा जेलीफिश हो गई, है ना, जेलीफिश, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, आपके नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, मतलब नाम अलग अलग है लेकिन एक ही कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, पैसा। पैसा पहला काम क्या करेगा, पैसा। मूल्य संचयन, अस्थगित भुगतान, विनिमय का माध्यम है, कराधान के माध्यम से राष्ट्रीय आय का सृजन और पुनर्वितरण। जल्दी से बताइए यहाँ पर सभी का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए फटाफट से, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मुद्रा क्या करेगी, मुद्रा क्यों ली जाती है, विनिमय करने के लिए, यानी कि अगर आप पैसे देंगे तो आप सामान खरीदेंगे, है ना। आपको कुछ चाट पकौड़े खाने हैं तो आपको जाके उसको देना पड़ेगा ना ठेल वाले को। तो ये क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। आप उसको मुद्रा दे रहे हैं, वो आपको सामान दे रहा है, तो ये क्या है, विनिमय का माध्यम है। ठीक है, जिस तरीके से, और इसी विनिमय से ही पूरा का पूरा जो हमारा संसार है, पूरा का पूरा पृथ्वी पर इसी तरीके से लेन देन चलता है, और लेन देन को ही क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया, कौन है वो, रतन टाटा, नटराज चंद्रशेखरन, नरोजी सकलतवाला या फिर साइरस मिस्त्री। ठीक है, तो यहाँ पर टाटा सन्स, ठीक है, टाटा सन्स के प्रमुख जो रहे हैं ये कौन है, साइरस मिस्त्री। ठीक है, 2014 में इनको नियुक्त किया था, बाद में इनको हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगला सवाल देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उमूल की शुरुआत किसके द्वारा की गई, मौलवी लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, सर सैयद अहमद खान या फिर मोहम्मद कासिम नैनोतवी। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, सही आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बताइए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मोहम्मद कासिम नानोतावी। ठीक है, मोहम्मद कासिम
नैनो नानो तभी। अगला सवाल देखते हैं, कृत शरीर डैश से संबंधित एक अंग है, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या फिर पाचन। कृत की बात करें यानी कि कृत जिसे लिवर कहते हैं, यकृत होना चाहिए, कृत नहीं है, यकृत। ठीक है, लिवर, लिवर जो है ये किसका पार्ट होगा बताओ? कंकाल का होगा। कंकाल से लिवर का कोई लेना देना है? बताइए, क्या आपके लिवर में कोई हड्डी पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए गलत। उत्सर्जन यानी कि सिक्रीशन यानी कि एक्सक्रीटेशन जो होता है, यानी कि मल मूत्र जो है वो बाहर निकालने का, क्या उसमें लिवर का काम होता है? नहीं। अगला है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बताइए कोई संबंध होता है लिवर से? वहां से जाकर सारी की सारी तंत्रिका तंत्र जो है आपकी पूरी बॉडी में फैली होती है? नहीं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र हो जाएगा। पाचन तंत्र में हम बात करें तो आपके दांत, जीभ है ना जी, लाल ग्रंथियां होती है ये, इसके अलावा ग्रास नली, फिर जाता है स्टप अंग में, आपके पेट में जाके गुड़गुड़ गुड़गुड़ जो होती है तो वो पेट हो गया। इसके अलावा लिवर हो गया, है ना, इस छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी क्या है? आपके पाचन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से मेन पार्ट है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है? राजेंद्र चोल तृतीय का, राजाधिराज चोल, राजाराज चोल या फिर विक्रम चोल? ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। अगर आपको याद आ रहा होगा कि पहली चीज तो चोल राजाओं के द्वारा, चोल राजाओं के समय में जो स्थापत्य कला है भारत में वो बहुत चरम पे रही है। उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया है। ये तंजौर में बहुत ही प्रमुख मंदिर है जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या किस नाम से? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर है। तो इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया था? राजाराज चोल, राजाराज प्रथम यानी कि राजाराज चोल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो यहाँ पर आंसर क्या है? सी। अभी हाल ही में यहाँ के शोर मंदिर, शोर मंदिर, ठीक है, कौन सा है? शोर मंदिर, जो पूर्णतः क्या है? सोलर एनर्जी से आधारित है। कौन सा आपका शोर मंदिर? अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है करंट अफेयर में, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से एक लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? यानी कि अगर हमें लेंस को नापना है, उसके मीटर को नापना है, तो उसको किस में नापेंगे? डायोप्टर में, मीटर में, न्यूटन में या फिर पास्कल में? ठीक है, लेंस की दूरी को किस तरीके से नापते हैं? तो हम इसको नापते हैं डायोप्टर में। ठीक है, किसमें नापते हैं? डायोप्टर में। मीटर जो है वो दूरी का होता है। पास्कल की बात करें तो सर्वाधिक, सबसे ज्यादा दूर की वस्तुओं को नापने के लिए पास्कल का यूज किया जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन गर्म होने पर सबसे अधिक प्रसार करेगा? जल, अल्कोहल, कांच या फिर वायु? बताइए, अगर आप इनमें से इन चारों को गर्म करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन विस्तारित होगा? फटाफट से आंसर करके बताइए, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बता दो जल्दी से, थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी लेती हूं मैं तब तक। बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? देखो ये है वायु, ये है जल और ये है अल्कोहल, ये है कांच। आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना? पदार्थ की कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सॉलिड यानी कि ठोस होती है, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस, है ना? तीसरी होती है गैस। ये सबको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटी सी क्लास में ही, मतलब स्टार्टिंग क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉलिड में जब आप देखते हो कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफी पास पास होते हैं। द्रव में क्या होता है? कंपैरेटिवली थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना? इस तरीके से थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस में क्या होता है? एक यहाँ है, एक यहाँ है ना? इसके पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अब यहां पर अगर इनमें से किसी को भी, जल क्या है? द्रव है, अल्कोहल द्रव है, कांच ठोस है और वायु क्या है?
गैस है। तो इसमें जो कण पहले से ही दूर दूर है, ये गर्म होने पे क्या होती है, जब भी वायु गर्म होगी तो वो हल्की हो जाती है और इसके मॉलिक्यूल जो है पूरे के पूरे बिखरने लगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, कि वायु के कण जो है वो सबसे पहले प्रसारित होंगे या फिर फैलने लगेंगे। तो यहां पर समझ में आगे क्यों, बहुत ही आसान सा सवाल है। अगला सवाल है, कोयले का शुद्धतम रूप है डैश, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट या फिर पीट, बताइए। देखो अगर हम बात करें कोयले की, ठीक है, कोयले का जो सबसे ज्यादा शुद्धतम रूप होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रेसाइट। क्या बोलते हैं, एंथ्रेसाइट बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 98% कार्बन की मात्रा होती है, शुद्ध कार्बन की मात्रा होती है। ये ऐसा कोयला होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि जनरली आपने देखा है लकड़ियां जलाते हैं, कोयला जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं होता है और उससे ऊर्जा कम उत्पन्न होती है। एंथ्रेसाइट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको जलाने पर ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होती है और जो स्मोक है या डस्ट है वो बहुत कम निकलती है, यानी कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम होता है, ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिटुमिनस, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, बिटुमिनस होता है। तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। पीट सबसे खराब प्रकार का कोयला माना जाता है, था नहीं है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार होते हैं किसके, कोयले के। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि भारत में मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो याद रखना, भारत के अधिकतम क्षेत्रों में यानी कि 90 से लेकर 95% तक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और ये किस क्षेत्र में, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। यह भी पूछा जाता है कहां पर, तो गोदावरी नदी हो गया, गोदावरी नदी घाटी है, कृष्णा नदी घाटी है, महानदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी है, ये सभी वो क्षेत्र है। हमेशा याद रखिएगा जब भी कोयला पूछा जाएगा तो कोयला जो है बेसिकली जो वनस्पतियां या जीव जंतुओं को दबने से जो जीवाश्म है उसकी वजह से कोयले का निर्माण होता है। तो ये सभी कहाँ होगा, जहां पे नदियां होंगी, नदियों के आसपास जंगल रहे होंगे जो कि दब गए हैं और वो क्या बन गए हैं, कोयला। तो नदी घाटी क्षेत्र में ही मुख्यतः कोयले का अधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो क्या है, कोयले की बहुतायत पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक प्रकार का कोयला कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस। यहाँ पर पूछा है कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रेसाइट, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य का नाम बताइए। पंजाब, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर में सबसे कम लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, पंजाब में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश। वैसे अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो इन सभी में आपको एक चीज दिखेगी कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जो कि पहाड़ी है और पहाड़ी क्षेत्रों में रहना मुश्किल होता है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में रहना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि इस क्षेत्र में जो जनसंख्या घनत्व है वो कम होगा, है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया। गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक या फिर प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1976 में, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतने ज्यादा इसमें अमेंडमेंट हुए हैं ना, इसके तहत आप देखोगे कि आपके डीपीएसपी में भी जोड़े गए हैं कुछ अनुच्छेद। इसके अलावा आपके मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये है ना। तो यहाँ पर जो पंथ निरपेक्ष जो है, सेकुलर जो है शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना। और इसके अलावा अखंडता, ये 4 शब्दों को, इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक है। एक तो है पंथ निरपेक्ष, इसके अलावा समाजवादी और
इसके अलावा आप देखेंगे अखंडता, ये सभी किसमें जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार जुडिशरी का प्रयोग किया जाता है? यहां पर बात की गई है संविधान में जो रिट है ये उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत लाई जाएगी? ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बताओ जल्दी से। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 21? बताइए जल्दी से, यहां पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे। तो यहां पर सही आंसर है, आपको मैंने बताया था कि 5 रिट होती हैं, है ना। 5 रिट जो है वो आपके संविधान में जारी की गई हैं या फिर दी गई हैं। क्यों दी गई है? जब भी आपके मौलिक कर्तव्यों का हनन होता है तो उसके तहत जाकर आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर रिट दायर कर सकते हैं। देखो, जब भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 32 का उपयोग करना पड़ेगा, और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 226 जो है उसके तहत आप रिट जारी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन जो है यहां पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कुतुब मीनार मूल रूप से 4 मंजिली थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने 5वीं मंजिल जोड़कर जो है ढांचे की ऊंचाई को बढ़ाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है ना। कुतुब मीनार की बात करें कहां पर है? दिल्ली में है। इसकी जो नींव है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ऐबक ने क्या की थी? कुतुब मीनार की नींव रखी और 1 मंजिल का निर्माण कराया। फिर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे 2 मंजिल जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण कराया जाता है 2 मंजिल का। इसके बाद आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, अरे यार, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 2 मंजिलें फिर से बनवाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से 5 मंजिलें हैं। ठीक है, 5 मंजिलें जो हैं कुतुब मीनार में स्थित हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? तो 3 लोगों ने जो है योगदान दिया है कुतुब मीनार के निर्माण में। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? पवन सी लाल, साहिल सेठ, डॉक्टर आशुतोष राव वीकर या फिर फैजल फारूकी? बताइए जल्दी से, यहां पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे कि यहां पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर है द कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ये जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? साहिल सेठ के द्वारा। ठीक है, साहिल सेठ के द्वारा लिखी गई। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर आपके पूछे जाते हैं। तो सोचा कि क्यों ना एक मिसलेनियस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस करा दिए जाए। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ही क्लास के नोटिफिकेशन का संदेश आपके फोन में लेकर जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लासेस के साथ हम आगे भी जुड़े रहेंगे। तब तक ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।